जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण और विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी के चरणों में वंदन कर आज के इस चर्चा में को हम प्रारंभ करेंगे। हर सप्ताह में हम हिंदू जनजागृति समिति की ओर से राष्ट्र और धर्म से जुड़े हुए अलग अलग विषयों के ऊपर आज हम चर्चा करते हैं। आज ही ऐसे ही एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। 2 दिन पूर्व हम सभी ने देखा, गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए, इन्होंने देश के अंदर कट्टरवादी इस्लाम का प्रचार करने वाले जो संगठन है जिसका नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो देश भर के अलग अलग जगह पर उनके जो ऑफिसेस है और उनके जो कार्यालय है उसके ऊपर छापेमारी की। जांच एजेंसियों ने इनके ऊपर टेरर फंडिंग के कैंप चलाना और देश के अंदर उग्रवाद फैलाना, ऐसे आरोपों को लेकर इनके ऊपर कार्रवाई की है और करीबन 15 राज्यों में 106 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें पीएफआई का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ओ एम सलाम और दिल्ली का अध्यक्ष परवेज अहमद यह भी शामिल है। देश के अंदर हिंदूवादी व्यक्तियों की हत्या करना, टेरर कैंप चलाना, सीएए कानून जब देश में आया था तो उसको बड़ी मात्रा में विरोध करने के लिए लोगों को भड़काना, उसका वातावरण निर्माण करना, दिल्ली में जो दंगे हुए उस दंगों को भड़काने का आरोप भी इस संगठन के ऊपर है। बंगलोर में जो दंगे हुए उसका भी आरोप इस संगठन के ऊपर लगा है। और उसी के साथ में जो देश विरोधी शक्तियां हैं जैसे तुर्की है, पाकिस्तान है, चीन है, तो इनके माध्यम से फंडिंग स्वीकारना, ऐसे भी आरोप इस संगठन के ऊपर लगाए गए हैं। अभी उसके उपरांत कुछ राज्यों में जैसे केरल है, तो केरल में वहां पर पीएफआई ने हिंसक विरोध प्रदर्शन भी किया है और इनके कार्यकर्ताओं द्वारा महाराष्ट्र के पुणे में भी एक विरोध प्रदर्शन उन्होंने कर दिया है। तो ये पीएफआई क्या है, पीएफआई के ऊपर क्यों कार्रवाई हुई है और पीएफआई जैसे संगठन देश के अंदर पुनः निर्माण न हो इसके लिए क्या करना आवश्यक है, ऐसे विविध विषयों पर आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ में उपस्थित है आज ब्रिगेडियर हेमंत महाजन जी, पुणे महाराष्ट्र से। आप युद्ध सेवा मेडल प्राप्त अधिकारी है। ब्रिगेडियर हेमंत महाजन जी, आपका मैं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से स्वागत करता हूं। और हमारे साथ में उपस्थित है श्री प्रवीण दीक्षित जी, जो निवृत्त पुलिस महासंचालक है महाराष्ट्र के। आपका भी मैं इस चर्चा में स्वागत करता हूं। चर्चा को प्रारंभ करने के पूर्व आप सभी श्रोताओं को मैं आह्वान करना चाहूंगा कि आपने यदि हमारे ये जो यूट्यूब चैनल है हिंदू जागृति, इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस निरंतर आते रहेंगे। और इस चर्चा के दरमियान यदि आपके कुछ प्रश्न हो तो आप प्रश्न चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। समय उपलब्ध होने पर और यहाँ पर उपलब्ध यदि होता है तो हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने का भी प्रयास करेंगे। तो आइए आज की हम चर्चा को प्रारंभ करते हैं। चर्चा के पहले चरण में मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन जी के पास जाना चाहूंगा। हेमंत महाजन जी, देश के अंदर उग्रवाद फैलाना, टेरर कैंप लगाना, ऐसे अलग अलग आरोप में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पीएफआई इस संगठन के ऊपर देश भर में छापेमारी की है। तो इस कार्रवाई को आप किस प्रकार से देखते हैं? देश की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने जो कदम लिया है तो ये कितना बड़ा कदम है ऐसे आपको लगता है, ब्रिगेडियर हेमंत महाजन जी? देखिए, पिछले कुछ दिनों से ये न्यूज़ में आ रहा है कि अलग-अलग जगह के ऊपर उनके ऑफिसेस और जो एरिया है उस पे छापे मारे हुए हैं। इसमें हार्ड डिस्क जमा की है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है, कुछ पैसे मिले हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मीडिया ने अच्छी तरह से कवर की हुई है। अभी सबसे पहले ये है कि पीएफआई ये क्या है उसके बारे में आपने थोड़ा बहुत बातचीत की हुई है कि उनके ऊपर क्या आरोप लगे हुए हैं, उन्होंने किस प्रकार से फंडिंग की है, लोगों को उग्रवाद किस प्रकार से बनाते हैं, ये सब विषयों के ऊपर आपने बातचीत पहले ही की हुई है। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आज हमारे देश के अंदर जो दहशतवाद का जो स्वरूप था वो बदली हो रहा है। अगर आप पहले दहशतवादी हमले देखें, 2014 के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या होता था, बॉम्ब ब्लास्ट होते थे बड़े-बड़े शहरों में, कुछ थोड़ा-सा आर्थिक नुकसान होता था, कुछ लोग मरते थे,
इसके सिवाय कुछ बंदूकों की मदद से हमले होते थे, जैसे कि 26/11 का हमला वगैरह, या संसद के ऊपर हुआ हुआ हमला। लेकिन 2014 के बाद जो दो सर्जिकल स्ट्राइक हो गए, इसके बाद आपने देखा होगा कि जो दहशतवादी कृत्य है देश के अंदर, कश्मीर वैली को छोड़ दीजिए, बाकी कहीं पे ये दहशतवादी कृत्य नहीं हो रहे हैं, लेकिन दहशतवाद का स्वरूप बदली हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, अभी हम इसे हमारी फौजी भाषा में बोलते हैं, जो चीज शुरू है वो है एजिटेशनल टेररिज्म, यानी कि जो अलग अलग एजिटेशंस होते हैं, उसके अंदर हिंसा करो, देश की प्रगति रोको, समाज को टेरराइज करो, जो देश में जो पॉजिटिव एक्टिविटीज हो रही है उसे रोको। मतलब जैसे कि आपने एग्जाम्पल में बताया, सीएए का कानून पास हो गया, उसके खिलाफ एजिटेशन शुरू हो गया, रास्ते बंद होने शुरू हो गए, हिंसाचार शुरू हुआ। एनआरसी या एनपीआर का हो गया, उसके अंदर भी वही हुआ। इसके सिवाय देश में कुछ इस प्रकार की और घटनाएं घटी थी, जिसके अंदर उस चीज को बढ़ा के उसके ऊपर बहुत ज्यादा हिंसाचार शुरू हुआ। क्योंकि पाकिस्तान को, या जो पीएफआई की जो मतलब उनको जहाँ से उनको पैसे मिलते हैं, जहाँ से उनको मोटिवेशन मिलता है, पाकिस्तान की गुप्तचर संगठन आईएसआई वगैरह, इनको ये चीज समझ में आई हुई है कि दहशतवादी हमले के तुलना में ये हिंसात्मक जो आंदोलन है, हिंसाचार के साथ जो अलग अलग आंदोलन होते हैं, ये ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा पावरफुल है, और जिसे देश का नुकसान काफी होता है। अभी आप देखिए कि दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा था, दो रास्ते बंद बंद हो गए, तो उससे दिल्ली की इकोनॉमी कितनी अफेक्ट होती है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, जो बड़े हैं मेडिकल के लिए नहीं जा पाते, जो रोज रोटी कमाने वाले हैं उनका काम बंद हो जाता है, सब ट्रैफिक बंद हो जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो जाती है। अगर आप एक या दो रास्ते बंद करें तो उससे देश का बहुत नुकसान होता है, उस इलाके का लोकल या उसके आजू बाजू का इलाके का। तो ये नुकसान करने का एक अच्छा तरीका है। अभी ये पीएफआई वगैरह जो है, जो बच्चे हैं, जो युवक है, उनको उग्रवादी बनाता है। उग्रवादी बनाने का फायदा क्या है, वो क्या चाहते हैं। अगर आप 100 लोगों को उग्रवादी बनाने की कोशिश करो तो सब 100 तो उग्रवादी नहीं बनेंगे, ये बिल्कुल साफ होना चाहिए। इसमें से कुछ ही बनेंगे, 10% है, 15% है, 20% है। और ये उग्रवादी जो विचार के बने हुए हैं, इसमें से कुछ ही लोग हैं जो किसी गैर कृत्य के अंदर हिस्सा लेंगे। मतलब आप उग्रवादी तो है, लेकिन क्या आप में हिम्मत है कि आप जाके पथराव फेंकेंगे, क्या आप में हिम्मत है कि आप वाहने जलाएंगे, क्या आप में हिम्मत है कि जो दूसरी जो हिंदू के जो घर वगैरह है वो जलाएंगे या दुकानों को जलाएंगे। उसके लिए और गट्स लगते हैं और ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है। तो इसलिए अगर आप ज्यादा लोगों को उग्रवादी बनो तो उसमें से कुछ लोग होंगे जो उग्रवादी कृत्य करने में शामिल होंगे, खास तो चीजें जलाना, हिंसाचार करना वगैरह। तो ये इस प्रकार से ये उग्रवादियों को तैयार करते हैं। अभी ये तैयार करने का कारण, अभी उग्रवादियों को तैयार कैसे किया जाता है, दो प्रकार से तैयार किया जाता है। एक तो है फिजिकल उग्रवाद, उनको कहीं ट्रेनिंग दे, उनकी विचार बदली करो, उनको किसी इंस्टीट्यूशन में लेके जाके, या उनको मदरसा के अंदर, या कुछ किसी मस्जिद के अंदर, या किसी प्राइवेट जगह के ऊपर वगैरह। तो एक ये तरीका होता है। और दूसरा होता है ऑनलाइन, कि अगर आप बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, तो उनको ऑनलाइन उनका क्लास चलाओ, जैसे अभी हम ऑनलाइन आज बात कर रहे हैं, तो उस प्रकार से ऑनलाइन भी उनको हम उग्रवादी बना सकते हैं। और कुछ लोग उसमें एक्चुअली उग्रवादी बनेंगे, और कुछ लोग एक्चुअली जो बाद में कार्रवाई करनी है उसमें हिस्सा लेंगे। अभी इनको बोला जाता है कि इस देश में कोई भी पॉजिटिव चीज होनी नहीं चाहिए। देश में, देश का जो सरकार है, जिसे जनता ने मतलब इलेक्ट किया हुआ है, और उनको कोई भी कानून करने का अधिकार है। तो अगर वो सरकार कानून करता है तो किसी को ये जी अधिकार नहीं है कि इस कानून के खिलाफ आप अपनी आवाज उठाए, क्योंकि ये प्रॉपर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इनको कानून करने का अधिकार है। उसके ऊपर जी कानूनी तौर पर कार्रवाई करनी है तो मैक्सिमम आप किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं कि सरकार ने ये जो कानून बनाया है ये देश के खिलाफ है। खैर इवन सुप्रीम कोर्ट को भी ये अधिकार नहीं है कि इस कानून के खिलाफ वो बोले, लेकिन वो एक कानूनी तरीका है। लेकिन गैर कानूनी तरीके से जब आप उल्टा काम शुरू करते हो, हिंसाचार बढ़ाते हो, देश की प्रगति रोकते हो, और इस प्रकार के कृत्य करते हो, तो ये देश के लिए बहुत ही मतलब एक खतरनाक चीज है। तो पीएफआई यही कार्रवाई करती थी। लेकिन होता क्या है कि सभी दुनिया को पता है कि वो उल्टी कार्रवाई कर रहे हैं,
लेकिन ये उल्टी कार्रवाई करने के उनके क्या वीडियोज आपके पास अवेलेबल है क्या, उनके कोई ईमेल्स है क्या, कोई उनके एसएमएस है क्या, कि जिस प्रकार का प्रूफ जो आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके उसको कोर्ट को दिखा के भाई ये काम कर रहे थे। तो अभी ये जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है या ईडी है, इन्होंने बहुत ही मेहनत की हुई है और अलग अलग तरीके से उन्होंने प्रूफ को इकट्ठा किया हुआ है। इसके बाद ये रेड्स हुई है और ये जो प्रूफ है इसको चार्जशीट में कन्वर्ट किया जाएगा और अगले कुछ दिनों में ये कोर्ट में ये दिखाया जाएगा, क्योंकि अगर आप चीज ये कोर्ट में प्रूव नहीं कर सकते तो ये छूट जाएंगे। जी वो बोलेंगे आपने ऐसे हमारे ऊपर आरोप लगाए हुए हैं। तो जी इसलिए इसकी एक बहुत ही डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। तो ये मेरे ख्याल जी से अभी ईडी भी कर रही है और एनआईए भी कर रही है, तो इसके लिए हमने उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। जी 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 महाजन जी, मैं आपके पास फिर एक बार आता हूँ और भी हम विस्तार से इस विषय को आगे हम बढ़ाएंगे। प्रवीण जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण जी, देश में पीएफआई जो है वो 2047 में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता है, ऐसे आपने एक वक्तव्य किया है, तो इसके पीछे आपकी क्या भूमिका है प्रवीण जी? नमस्कार। शुरू में ही मैं ये आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो फुलवारी शरीफ ये बिहार में पटना के नज़दीक है, वहाँ कुछ दिन पहले एक वहाँ के लोकल पुलिस ने रेड की थी और कुछ पीएफआई के एक्टिविस्ट पकड़े थे। अभी वो पीएफआई का कहना था कि ये तो हमारे आदमी है नहीं, लेकिन उनका कहना था कि हम पीएफआई में है। जो भी हो, और इन लोगों से जो डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं उसमें ये उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी ये कोशिश है कि 2047 तक गजवाए शरीफ, गजवाए हिंद का मतलब है कि पूरे हिंदुस्तान में एक मुस्लिम राष्ट्र उनको एस्टेब्लिश करना है। तो ये जो 2047 की जो डेडलाइन इन्होंने फिक्स की है वो हमने नहीं फिक्स की है, वो पीएफआई ने ही अपने डॉक्यूमेंट्स में स्पष्ट किया है कि वो 2047 तक हिंदुस्तान में किसी भी तरीके से एक मुस्लिम राष्ट्र स्थापन करना है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो 1947 में जिन्ना ने किया और विभाजन करके मुसलमानों को पाकिस्तान में और हिंदुओं को हिंदुस्तान में रखा, वो गलती की थी। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर मुसलमान ही राष्ट्र उसी समय करना चाहिए था। और दूसरा ऐसा है कि इस उनका जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य के कारण आज ही जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि गल्फ के कई देशों में से कम 30,000 से अधिक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर महीने इनको करोड़ों रुपए डोनेशन से भेज रहे हैं। और ये जो पैसा आ रहा है, उस पैसे के साथ इन्होंने बहुत सारे जो युवा वर्ग है, खास करके मुस्लिम युवा वर्ग है, उनको रेडिकलाइज किया है, उनको कट्टरवादी बनाया है। और उनकी मदद से ये चाहते हैं कि धर्म धर्म में एक जाति जाति में विद्वेष फैला दिया जाए, हिंसा की जाए। उसके लिए वो प्रशिक्षण शिविर चला रहे, उसके लिए वो शस्त्रास्त्र उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो रेडिकलाइज्ड जो युवा है, उनके माध्यम से कभी जैसे कुछ साल पहले हमने देखा था कि केरल में एक प्राध्यापक थे, उनके हाथ काट दिए गए। फिर नूपुर शर्मा का जो कांड हुआ, उसमें राजस्थान में हो, महाराष्ट्र में हो, कर्नाटक में हो, कई लोगों के खून किए। तो अनेक लोगों को धमकी वजह उन्होंने चिट्ठी भेजी है और उसमें ये लिखा है कि जो आप कर रहे हैं वो हमें मंजूर नहीं है और इसके लिए हम आपको पनिश करेंगे और ये हमारे धर्म के मुताबिक है। जी जी प्रवीण जी, आपने जैसे बताया तो उससे ये ध्यान में आया कि अब भारत के अंदर ये जो पीएफआई है, ये कितना उनका बड़ा प्लानिंग चल रहा है कि वो भारत के अंदर इस्लामिक राष्ट्र स्थापन करना वो चाह रहे हैं।
हेमंत जी, अभी जैसे प्रवीण जी ने बताया कि पीएफआई ने एक ईसाई व्यक्ति के दोनों हाथ काट दिए। उसी के साथ में हमने ये भी देखा शाहीन बाग में किस प्रकार से उन्होंने फंडिंग की वहां पर, और वो आंदोलन इतना बड़ा देश के अंदर निर्माण किया, उग्रवाद बढ़ाया। तो अभी कार्रवाई तो हुई है, यानी यानी सरकार ने कार्रवाई की है, उनके ऊपर छापेमारी की है। पर ये कार्रवाई भी जो है, कुछ लोगों का ये भी प्रतिक्रिया आ रही कि वो देरी से हुई कार्रवाई है। ये पहले ही होना अपेक्षित था, क्योंकि इतनी जो ये संगठन है, पिछले 2010 से ये संगठन ये कार्य कर रहा है और आज हम 2022 में हैं, और अनेक गलत कृत्य इस संगठन के माध्यम से किए गए। तो ये जो प्रतिक्रिया समाज से इसके बारे में भी आ रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये जो बोलते हैं कि कार्रवाई पहले होनी थी, वो तो बात सही है, लेकिन 2005 से जो सब चीज़ें कर रहे हैं वो इतना क्लियरली सामने नहीं आता है। कोई भी इंस्टीट्यूशन काम करती है तो खुल्लम-खुला काम नहीं करती है। अभी जैसे प्रवीण दीक्षित जी ने बताया कि उनको पैसे आते थे, ये थोड़ी फ्री उनका कोई बैंक में अकाउंट नहीं होगा, ये हवाला से आते होंगे, किसी पर्सन के थ्रू आते होंगे। यानी कि जो भी वो कार्रवाई करते हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें ये चुपचाप से करते हैं, ये ओपनली नहीं किया जाता। और गैर कृत्य कर रहे हैं ये ठीक है, लेकिन गैर कृत्य जो होता है अल्टीमेटली हमारे देश में एक लॉ एजेंसी है, और उसे हमें कोई भी गैर कृत्य करता है तो किस कानून के नीचे वो गैर कृत्य कर रहा है उसके मुताबिक चार्जशीट तैयार करनी पड़ती है, और उसके बाद उसको कोर्ट में जाके प्रूव करना पड़ता है कि उसने गैर कृत्य किए हैं आईपीसी 1234 के नीचे, जिसके लिए उसको 5 साल 10 साल 15 साल जो भी सजा होगी वो देनी चाहिए। तो ये हमारी लॉ की प्रोसेस है। आप सोच रहे हैं कि वो गैर कृत्य कर रही है, काफी नहीं है। तो सरकार ने मेरे ख्याल से ये किया हुआ है कि मेथोडिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने ये चीजें जो है ये डॉक्टर उसका प्रूफ कलेक्शन करना शुरू किया है। इसमें क्या होता है कि उनके अलग अलग आपस में ईमेल्स भेजे जाते हैं, जिसमें कुछ को गलत खबर दे रहे हैं कि भाई हमारा एक टेरर कैंप लगने वाला है इस इलाके में, वहाँ पे आ जाओ, या उनका कोई लेक्चर है उसके उसको रिकॉर्ड किया है, या उनको कई पैसे मिले हैं कि जो अनऑथराइज सोर्स से आए हैं, या तो चाइना से आए हैं या पाकिस्तान से आए हैं या किसी एनजीओ से आए हैं। यानी कि उनकी जो भी कार्रवाई हो रही है इसका रिकॉर्ड हमारे पास आना चाहिए, उसका प्रूफ हमारे पास आना चाहिए, जिससे हम कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव कर सके कि भाई ये गैर कृत्य कर रहे हैं। आप और मैंने बोलने से कि इन्होंने गैर कृत्य किया ये सफिशिएंट नहीं होता है। आपको हमारी लीगल सिस्टम पता है कि हमारी लीगल सिस्टम आज इतनी स्लो है, इतनी मैं बोलूंगा कि इतनी वर्स्ट है पूरी दुनिया के अंदर के, कि एक जो गैर कृत्य करके पकड़ा जाता है उसे भी शिक्षा मिलने में समय लगता है। मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा। कसब को पूरी दुनिया ने देखा सब लोगों को मारते हुए, लेकिन हमारी कोर्ट ने 5 साल लिए। काफी बार हंसी आ जाती है कि भैया जो गैर कृत्य टीवी पे रिकॉर्ड हुआ है उसे फांसी देने में 5 साल लगते हैं आपको। तो हमारी ये वीकनेस है जुडिशियल सिस्टम की। और यही नहीं, मैं इसलिए कि मैंने कश्मीर में काफी सारा काम किया है, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, कश्मीर में एनकाउंटर्स में काफी बार जिंदे दहशतवादी पकड़े गए हैं, उनको कोई कभी शिक्षा ही नहीं मिली है। 20 साल 25 साल ये खटले चलते रहेंगे, जबकि ये 100% क्लियर है कि वो एनकाउंटर के साइड से पकड़ा गया हुआ है। तो हमारी सिस्टम जो है इसे बहुत बदली करने की जरूरत है। और जिस प्रकार से मॉडर्न कंट्रीज में होता है कि वहां पे कोई भी कानूनी खटला शुरू होता है तो 1 साल के अंदर वो खत्म होके उसे शिक्षा मिल जाती है। तो ये जुडिशियल रिफॉर्म्स तो हमारे इसमें होने की जरूरत है। तो सरकार ने किया क्या है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के थ्रू ये सभी चीजें इकट्ठी की हुई है। और दूसरा होता क्या है कि अगर आप कोई कोई आदमी बताता है कि मैंने इनको गैर कृत्य देखा हुआ है, और जब उसको आप प्रूफ के तौर पे कोर्ट में ले जाते हैं, विद इन 1 डे वो उल्टी बात करना शुरू करता है। वो बोलता है कि हाँ मैं उस जगह पे खड़ा तो था, लेकिन जब ये गैर कृत्य हुआ तब मेरी आंख में कुछ ये चली गई, तो इसलिए मेरे आंख बंद हो गए थे, इसलिए मैं देख नहीं पाया। यानी कि वो जिसे बोलते हैं कि साक्षीदार अपने साक्ष्य जो है वो बदली कर देता है। तो इसलिए ये जी। माना जाता है कि किसी गुनहगार को पकड़ना है तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होना चाहिए। यानी कि आपने जी। भेजे हुए एसएमएस, आपने भेजे हुए व्हाट्सएप के मैसेजेस, आपने भेजे हुए ईमेल, आपका फोन के ऊपर आपका रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन, आपके अकाउंट में आए हुए पैसे,
कोई भी नहीं बोल सकता है कि ये ईमेल मैंने भेजी हुई है, अनलेस आपका ईमेल हैक हो गया हो, आपका एसएमएस हैक हो गया हो, आपका मोबाइल हैक हो गया हो, तो बात अलग है। अगर हैक हुआ है तो आपने बोलना, करना पड़ता है आपको। तो ये एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग चीज है। दुर्दैवश है, जी ये गलत है, ये मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आज हमारे देश में इसके सिवाय कोई उपाय ही नहीं है। आप मतलब जब तक आप प्रूव ना करें कि उन्होंने गैर कृत्य किया है कानून के सामने, तब तक इनको कोई शिक्षा नहीं मिलती है। तो मेरे ख्याल से जरूरत यह है कि ये जो अभी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, मेरा हमेशा का मानना है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ ही कम पड़ती है, क्योंकि एक पुलिस स्टेशन में एक आधा आदमी होता है जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का काम करता है, जबकि एक से बात नहीं होता। तो मैंने बहुत बार बोला है कि हमारे जो आईओज है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए। बहुत जो ब्राइट लोग हैं उनको हमने अंदर लेना चाहिए। हमने टेक्नोलॉजी यानी तंत्रज्ञान का इस्तेमाल करते हुए जो मॉडर्न मेथड्स जिससे अमेरिका या यूरोप के देश किसी गुने को प्रूव करते हैं कि यह सही हुआ है, इसका अप्लाई करना चाहिए। तो इसकी मदद लेके ये जो जुडिशियल प्रोसेस है, इसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो हुआ अच्छा है, लेकिन प्रूफ और ज्यादा स्पीड के साथ कलेक्ट करने की जरूरत है, जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हमने पूरी तरह से करना चाहिए। सुरवे जी। जी जी महाजन जी, जैसे आपने बताया कि देश में जो जांच एजेंसियां है और न्याय व्यवस्था दोनों में अमूलाग्र बदल होना बहुत ही आवश्यक है, और जलद प्रक्रिया कैसे हो इसके लिए हम सभी ने और सरकार ने भी प्रयास करना इसके लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रवीण जी, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि पीएफआई जो है, ये जो देश के अंदर जो प्रतिबंधित संगठन सिमी है, इसी का ही एक नया रूप है। जब देश में सिमी को प्रतिबंधित किया गया तो उन्होंने, जो उनके कार्यकर्ता थे, उन्होंने ये नया संगठन बनाया जिसका नाम है पीएफआई। और आज हम ये देख रहे हैं कि पीएफआई के माध्यम से देश विरोधी कृत्य, उग्रवाद और ये सभी बातें पीएफआई के माध्यम से की गई है। तो अब पीएफआई के ऊपर पाबंदी लाने की बात हो रही है। तो क्या सिर्फ पीएफआई को प्रतिबंधित करने से ये रुक जाएगा? क्या वो लोग कोई नया संगठन नहीं बनाएंगे और ये वापस इसके प्रकार से कृत्य नहीं करेंगे? इसके बारे में आपको क्या लगता है? ये आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए, ये जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनकी यही चाल होती है। चाहे वो हमास हो, चाहे वो अलकायदा हो, चाहे वो आईसिस हो, जो नाम है वो नाम ये लोग बदलते रहते हैं। ऐसा ही जम्मू कश्मीर में भी देखा गया है कि अगर आप जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर पाबंदी लगाएंगे तो दूसरा और कोई नाम लेके ये लोग आगे आ जाएंगे, और ये कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए आपको पता है कि अभी जो भारत ने एक 3 साल पहले अनलॉफुल असेंबली, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए, ये जो बनाया है, इसमें खास करके इसका तरतूद की गई है कि न केवल आप किसी नाम के ग्रुप से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी वो टेररिस्ट करके एक्टिविटी करता है, इसलिए टेररिस्ट एक्टिविटी करने के लिए उनके खिलाफ एक्शन ले जाएंगे। क्योंकि नाम तो ये बदलते रहते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि हर जो नया लीडर आता है वो अपने नाम से कुछ ना कुछ नाम देके ये नया ग्रुप चालू करने का कोशिश करता रहता है। इसलिए जो भी आदमी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करेगा, चाहे मतलब वो टेररिस्ट को फंडिंग होगा, टेररिस्ट आइडियाज़ को प्रोपगेट करेगा या टेररिस्ट को कुछ मदद करेगा, तो ये हर आदमी के ऊपर कायदा जो अभी नया जो एक्ट बना है उसके मुताबिक एक्शन हो सकती है, और वही एक्शन अभी होगी, चाहे ये कितना भी नाम बदलने की कोशिश करे। लेकिन इनकी जो विचारधारा है वो विचारधारा ये कंटिन्यूअस एक चलने वाली लड़ाई है, ये कोई एक दिन में ख़त्म होने वाली लड़ाई नहीं है। क्योंकि इनके दिमाग में जो इन्होंने बिठाया है कि हमने इतने इतने साल हिंदुस्तान पर राज किया था,
और अभी भी हमारा ही राज होना चाहिए। तो ऐसे जो जिसको फार्सिकल बोलते हैं, ऐसे इनके फार्सिकल क्लेम्स ये करते रहते हैं और लोगों को उकसाते रहते हैं, और जो यंग युवा वर्ग है उनको बहकाते रहते हैं। जी जी। महाजन जी, मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि जैसे अभी पीएफआई के जो सामने आया है कि उन्होंने जो देश विरोधी जो राष्ट्र विरोधी देश है, जैसे चीन है या पाकिस्तान है या तुर्की है, तो इन देशों से भी पीएफआई को फंडिंग आई है, उनके साथ में उनकी बैठकें हुई है, ये भी प्रत्यक्ष में मीडिया में हमने बहुत बार इसके बारे में चर्चा में सुना। तो ये राष्ट्र की सुरक्षा से दृष्टि से आप इस बात को कैसे देखते हैं कि एक संगठन जो एक उग्रवाद फैला रहा है और वो देश विरोधी शक्तियों के साथ में, वो देशों के साथ में जाकर वो बैठक कर रहा है, वहां से उनको फंडिंग आ रही है? महाजन जी, देखिए, कोई भी उग्रवादी संस्था है या दहशतवादी संगठन है तो उनको अपना काम करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। क्योंकि देखिए, अगर आप ट्रेनिंग सेशन चला रहे हो तो उसके लिए पैसे लगेंगे, किसी को कुछ काम उल्टा काम करना है उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। जनरली आमतौर पे आप जो स्टैंडर्ड रेट्स होते थे कश्मीर के अंदर, उसका मैं बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि जो पत्थर फेंकने के लिए जाता था उसको 500 रुपया मिलता था, जो आधा घंटा पत्थर फेंकता था उसको 750 रुपया मिलता था, जो किसी गाड़ी को जलाता था उसको 1,500 रुपया मिलता था, वो किसी फौजी को मतलब पत्थर फेंक के इंजर्ड करता था उसको 2,000 मिलता था। यानी कि वो एक ग्रेडेड सिस्टम थी, जितना आप ज़्यादा हिंसाचार करोगे उतना ज़्यादा हिंसाचार से आपको ज़्यादा पैसे मिलते थे। उसके लिए पैसे लगते हैं, ट्रेनिंग के लिए पैसे लगते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है कोई भी काम करना है उसके लिए पैसे लगते हैं। आपने कुछ यूट्यूब चैनल चलाना है, आपने फेसबुक पे जाना है, आपने वक्ताओं को लाना है, उसके लिए पैसे लगते हैं, प्रोपेगेंडा मटेरियल तैयार करना है उसके लिए पैसे लगते हैं। तो पैसे लगना ये एक आम बात है और पैसे काफ़ी लगते हैं। जितना ज़्यादा पैसा दोगे उतना आपको अच्छा ज़्यादा ट्रेंड आदमी मिलेगा कि जो काम उसको दिया है वो करेगा ही। तो पैसे की ज़रूरत है, बिल्कुल साफ है। जैसे आपने बोला कि ये पैसे पाकिस्तान से मिलते थे, चीन से मिलते थे, लेकिन इसके सिवाय 4-5 और सोर्सेस है जहां से भी उनको पैसे मिलते हैं। एक तो कुछ मुस्लिम राष्ट्र है, खास तो यूएई वगैरह, वहां से पैसे मिलते हैं कि डायरेक्टली इन राष्ट्रों से। सऊदी अरेबिया से पैसा मिलता है, लीबिया से मिलता था, सीरिया से मिलता था। अभी हमारा लक अच्छा है कि सीरिया लीबिया का अभी कबाड़ा हो गया है, वो अभी पैसे दे नहीं सकता है। अभी पैसे सिर्फ सऊदी अरेबिया से आते हैं या यूएई वगैरह से आते हैं। इसके सिवा इन देशों के कुछ एनजीओज है, वैसे देखा जाए तो मतलब वो इंडिपेंडेंट है, वहां से पैसे आते हैं। इसके सिवाय कुछ एनजीओ हमारे देश में है, वो पैसे देते हैं। इसके सिवाय कुछ कलेक्शन होता है आपके रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर से, वहां से पैसे मिलते हैं। इसके सिवाय कुछ कई जगह पे एक्सटॉर्शन किया जाता है, वहां से पैसे मिलते हैं। तो पैसों के अलग अलग सोर्सेस है। लेकिन जो सवाल आपने पूछा कि ये जो पैसे के जो उनके अलग अलग सोर्सेस है, इसको अगर हम बंद कर सके तो बहुत अच्छा होगा, जिससे उनको काम के लिए पैसे नहीं मिलेंगे और उनके काम करने की जो क्षमता है ये कम हो जाएगी। तो सरकार ने तो अच्छा काम किया है कि अभी जो एफसीआरए के नीचे अगर कहीं पैसे फॉरेन कंट्री से पैसे लाना है तो आप एक रजिस्टर्ड एनजीओ चाहिए और आपने कुछ कानूनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए, तभी आपको पैसा मिल सकता है। कोई भी पीएफआई को डायरेक्टली पैसा चाइना से नहीं दे सकता है। फिर वो पैसा कहाँ से आता है? किसी इंडिविजुअल के थ्रू आता है, किसी और एनजीओ के थ्रू आ जाता है। तो इसी को भी अभी आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। जिन जिन एनजीओ ने ये पैसा भेजा है, जिन जिन देशों ने ये पैसा भेजा है, उनके खिलाफ उनको जाके हमें बोलना पड़ेगा कि भैया, जो यूनाइटेड नेशंस का जो टास्क फोर्स है, जिसे FATF बोला जाता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके मुताबिक कोई भी देश, कोई भी संगठन जो संगठना दहशतवादी या करके डिक्लेयर हो गई है, इसे कोई भी पैसा नहीं दे सकता। तो जिन्होंने ये पैसा दिया है, यूएई से आया हो, सऊदी अरेबिया से आया हो, इनको भी हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के नीचे पकड़ना पड़ेगा। जो देश के अंदर की संगठना जो पैसे दे रही है, देश के अंदर के जो इंडिविजुअल जो पैसा दे रहे हैं, उनको भी देश के कानून के नीचे हमें पकड़ना पड़ेगा। ये संगठना को आपने कैसे पैसे दिए। तो जब तक आप पैसे का स्रोत रोक नहीं सकते हो, तब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की है,
अगर आपने देखा होगा तो मेरे अंदाज से, अगर मुझे फिगर्स ठीक पता है, तो 10-12 हजार एनजीओ थे जो पैसा लेते थे एक कारण के लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल और कहीं करते थे। तो ये वो तो अभी बंद हो गया है, लेकिन जो हवाला से जो पैसे आते थे वो कोरोना के टाइम पे तो बंद हो गए हैं, अभी फिर से शुरू हो गए हैं। तो आपको ये जो अलग अलग तरीके से, अलग अलग देशों से, अलग अलग एनजीओ से, अलग अलग इंडिविजुअल से जो पैसे आते हैं, इसे रोकना पड़ेगा कानूनी तरीके से, और इस जिससे इनका पैसा कम हो जाए, जिससे इनकी क्षमता ये कम हो जाएगी। नरेंद्र जी। जी जी महाजन जी, आपने सही बताया कि यदि हमें इस उग्रवाद को देश में रोकना है तो उनके जो फंडिंग करने वाले जो वाका है, जो एनजीओस है, उन सभी को भी अभी हमें देश के अंदर इन सभी के ऊपर कार्रवाई करनी अपेक्षित होगी। और ये फंडिंग यदि रोकते हैं तो आतंकवादी घटनाएं जो है वो देश के अंदर, और उग्रवाद जो बढ़ रहा है तो वो कम हो सकता है। प्रवीण जी, पूना में पीएफआई के समर्थन में आंदोलन किया गया और इस आंदोलन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। तो भारत में रहकर और इतनी बड़ी कार्रवाई होने के उपरांत भी पीएफआई के लोग रास्ते के ऊपर उतरकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो क्या इन्हें भारत की जांच एजेंसी और न्यायालय का इनके ऊपर इनको डर नहीं है, या इनको इनके पीछे कोई ऐसी शक्ति है कि जिसके कारण इनको लगता है कि इनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं होगी? आपको क्या लगता है प्रवीण जी? नहीं, देखिए क्या होता है कि कोई बड़ी इलीगल एक्टिविटीज़ होने से पहले इनकी जो बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ चलती रहती है, जैसे इंक्रोचमेंट है, जैसे कोई छोटी मोटी चोरी है, कोई रॉबरी है, कोई जैसे किसी लड़की को फंसाना है, किसी लड़की के ऊपर अत्याचार करना है। तो ये जितने भी अत्याचार इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, उनमें सब में सख्त कार्रवाई होने की ज़रूरत है। अभी ये क्या करते हैं कि जैसे इनको जेल में डाल दिया तो ये जेल में मुसलमान लोगों को ज़्यादा डालते हैं वगैरह, ऐसा प्रचार करते हैं। अब जब पुलिस एक्शन लेती है तब तो कोई वो उसको पूछता नहीं कि तुम मुसलमान हो या हिंदू हो। उसने जो भी कंप्लेनेंट है उसके ऊपर जो भी अत्याचार किया होगा उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं और उसी के मुताबिक कार्रवाई होती है। और जो भी कार्रवाई होती है वो न्यायालय में जाके न्यायालय के मंजूरी से ही होती है। तो ये जो प्रचार है उसको भी काउंटर करना ज़रूरत है, और उसमें भी लोगों को बताना ज़रूरत है कि ये जो अरेस्ट्स वगैरह होती है उसका और धर्म का कोई ताल्लुकात नहीं है। दूसरा ऐसा है कि अपने यहाँ जो जुडिशरी है उनको भी ये बहुत सारे दिन तक हर कोई चीज़ पेंडिंग रहती है, और वो पेंडिंग रहने से जो भी आदमी जेल में जाता है उसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि नहीं, उसको आप बेल दे दो, और बेल लेके ये बाहर आते हैं और फिर वो वही गुनाह करते हैं। तो इसलिए हमने इंसिस्ट करना चाहिए हर ऐसे गुनाह में कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, इनकी कोई भी जो भी एक्टिविटीज़ है उसमें उनको शिक्षा हो, उसमें उनको पनिशमेंट हो, और वो पनिशमेंट तुरंत हो, ये नहीं कि कुछ साल के बाद होगी। तो ये जब होगी, दूसरा क्या है कि अभी हम क्या सोचते हैं, किसी आदमी को जेल में डाल दिया तो क्यों डाल रहा है, तो पनिशमेंट के लिए नहीं, उसको करेक्शन के लिए डाला है। ये जो गलत फहमी है कि किसी आदमी को आप करेक्ट कर सकते हैं और वो जेल में जाके करेक्शन हो जाएगा, यही मुझे लगता है सबसे गलत चीज़ है। जेल जो उसको भेज रहे वो भेज रहे इसीलिए भेज रहे कि उसने कुछ गुनाह किया है और उस गुनाह में उसको पनिशमेंट के लिए जेल में भेजा गया है। तो ये सब चीज़ें एक से दूसरे से लिंक्ड है और इसके ऊपर एक चर्चा होनी चाहिए। साथ साथ में जो भी शासन हो उन्होंने ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ ये लोग क्यों करते हैं। क्या उनको ठीक से पढ़ाई नहीं होती है इसलिए करते हैं, क्या इनको कोई बहकाता है, या इनको कोई व्यवसाय नहीं है इसलिए करते हैं। तो ये मुझे लगता है इनके पीछे कोई इनकी ऐसी धारणा है कि हमने जो जिसको ऑर्गेनाइज्ड एक एक्टिविटीज़ बोलते हैं उसमें न जाके ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ में रहना है, ताकि उससे एक पैरेलल इकोनॉमी वो चालू कर सके। उसमें कोई सब लोगों से ये इंसिस्ट कर दे कि हमें कैश दे दो, कैश दे दो, और कैश लेके
उस कैश का पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते, और कहीं उसका रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। ऐसा ही दूसरे के कुछ झगड़े वगैरह होंगे तो उसमें बोलते हैं कि नहीं, हम आपका जो भी लॉ वगैरह है वो हम मानते नहीं है, हम आपके कोर्ट्स भी मानते नहीं है, हम अपने जो कोर्ट्स है उसमें जाएंगे। और वो जो ये जैसे एक पैरेलल नेशन, पैरेलल कंट्री जैसे इनकी पूरी सिस्टम चलाने की कोशिश हो रही है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी भारत सरकार ने दुर्लक्ष्य न करते हुए एक्शन लेनी चाहिए। धन्यवाद। जी प्रवीण जी, आपके उत्तर से हमें इसे ही ध्यान में आया कि देश के अंदर रहकर एक अलग देश चलाने का प्रयास ही इन उग्रवादी संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है, जो बहुत ही भयावह है। आज के इस चर्चा के आखिरी प्रश्न को लेकर मैं हेमंत महाजन जी के पास जाना चाहूंगा। महाजन जी, अब हमने समस्या तो देखी और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से उग्रवादी विचारधारा भारत के अंदर बढ़ रही है। पीएफआई ही एकमेव ऐसा संगठन नहीं है, पर ऐसे और भी बहुत सारे संगठन हैं जो भारत के अंदर उग्रवाद फैला रहे हैं। एक वातावरण ऐसा निर्माण किया जा रहा है, हिंदुओं के विरुद्ध में एक वातावरण निर्माण किया जा रहा है। ऐसे भी कुछ संगठन हैं जो देश के अंदर जिहाद फैलाने के लिए अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे सभी संगठनों को भारत के अंदर रोकने के लिए, या ऐसे संगठन फिर से भारत के अंदर निर्माण न हो, इसके लिए सरकार ने क्या करना चाहिए और नागरिकों ने भी इस दृष्टि से क्या योगदान देना चाहिए? ऐसे आप लोगों को क्या आह्वान करेंगे? देखिए, आपने जो सवाल पूछा बड़ा सिंपल है, लेकिन उसका आंसर इतना सिंपल नहीं है कि उग्रवादी लोग उग्रवादी ना बने, इसके लिए क्या करना चाहिए। देश के सामने जो 100 प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। देशभक्ति, देश प्रेम, देश के प्रति ये देश मेरा है, मैं इस देश के लिए कुछ अच्छा काम करूंगा, इस प्रकार की भावना। आज किसी को ये समझाने की जरूरत नहीं है कि गलत चीज क्या है और अच्छी चीज क्या है। देश के लिए अच्छा काम करना अच्छी चीज है, जो हिंसाचार करना ये गलत चीज है। ये तो कोई किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी ये बोला जाता है कि सरकार ने डी रेडिकल ये जो यंग युवक होते हैं उनको डी रेडिकलाइज करने के लिए एक प्रोग्राम चलना चाहिए। इस प्रकार के प्रोग्राम भी चलते हैं जिसे कुछ लोग, कुछ युवक जो उग्रवादी संस्था में जाते हैं, ये माना जाता है कि हमारे 30-40 युवक आज आईसिस के अंदर गए होंगे, कुछ तालिबान में गए थे। तो जब ये वापस आ जाते हैं तो उनको हम रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ये तरीका तो ठीक है कि किसी को भी रिफॉर्म किया जाए, उसको अच्छे नागरिक बनाने की कोशिश की जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मेरा ये मानना है कि उग्रवादी संस्था ना बने ये केवल सरकार की जिम्मेदारी है, ऐसे नहीं। जो युवक या जो आदमी उग्रवादी बनता है तो सबसे पहले गलती उसकी है। इतनी अकल तो उसको भी है कि उग्रवाद क्या है और जो नॉर्मल कार्रवाई क्या है ये इसको भी पता है। फिर नंबर 2 गलती उसकी पेरेंट्स की है, यानी कि माँ या बाप की है। उनको ये पता नहीं है कि उनका लड़का क्या कर रहा है, ये सबको पता है। अगर उसके बाद उनका जो परिवार होता है, यानी कि अंकल होते हैं, आंट होती है, मतलब काफी बड़े परिवार में आपको पता है कि कौन कौन होता है, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो इसके बाद एक सोसाइटी है, यानी कि एक आपकी गली है, आपका मोहल्ला है, इसको पता है कि आप ये उल्टा काम कर रहा है। तो सोसाइटी की भी जरूरत ये काम है कि अगर कोई उग्रवाद के रास्ते पे गया है तो उसको रोका जाए। इसके सिवाय कुछ लोग जो अच्छे एनजीओज होते हैं जो लोगों को रिफॉर्म करना चाहते हैं, ड्रग एडिक्ट को निकलना चाहते हैं वगैरह, तो इनकी भी ये जिम्मेदारी है। और सरकार की भी जिम्मेदारी ये है कि भैया अगर इस प्रकार की कोई संस्था अगर इस प्रकार से उल्टा काम करना शुरू करे तो तुरंत ही उसका इन्वेस्टिगेशन होके उसे पकड़ना चाहिए और उनके जो अहदेदार है, उनके जो अपॉइंटमेंट होल्डर्स है, उनके खिलाफ खटला करना चाहिए। क्योंकि संस्था को बैन करना, जो मैंने आपका हेडिंग देखा कि इसको बैन करना कि चाहिए कि नहीं, इसका कोई फायदा नहीं होता। नाम बदली हो जाते हैं और काम वही चालू रहता है। आप जितने चाहे उतने संस्थाएं बैन करो, दूसरे नाम से वो आपका एक फेसबुक पेज बैन हो गया, दूसरे फेसबुक पेज से शुरू हो जाता है, तीसरा हो जाता है, चौथा हो जाता है। तो यानी कि ये पीएफआई ये एक संस्था नहीं है, बल्कि ये एक संकल्पना है उग्रवाद की। तो इस उग्रवाद की संकल्पना को ही खत्म करना पड़ेगा, और ये खत्म करने में हर एक आदमी की जिम्मेदारी है। इंडिविजुअल की है, उसके पेरेंट्स की है, उसकी रिलेशंस की है, उसकी एनजीओज की है, वो रिलीजियस टीचर्स की है, और समाज की भी है, और सरकार की भी है।
अगर आप इस प्रकार से ऑल आउट काम कर सकते हो तो ये इस उग्रवाद को हम रोक सके। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं है। बोलना बड़ा आसान है कि सभी ने अपना काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सबको दुनिया को पता है कि मैं ट्रैफिक के रूल फॉलो करने चाहिए, मैंने टैक्सेस भरने चाहिए, मैंने ब्लैक मनी नहीं क्रिएट करना चाहिए वगैरह। लेकिन काफी लोग नहीं करते हैं क्योंकि गलत काम करने से वो सोचते हैं कि हमें कुछ फायदा मिल जाएगा। तो देशभक्ति है, देश प्रेम है। अभी हम ये 75 साल हो गए, इसलिए हम आजादी का स्वर्ण उत्सव मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? कि लोगों के अंदर हर एक घर के ऊपर तिरंगा, ये क्या था? ये बेसिकली लोगों को मोटिवेट करना था कि ये देश एक महान है। याद रखिए, आज इस संगठन के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ लोग सोचेंगे कि ये बहुत भयंकर संगठन है, 7.5 फुट है, वो इस्लाम राष्ट्र करेगी। ये कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको आज लिख के देता हूँ, ये देश इतना ताकतवान है, इस प्रकार की संस्थाएं आएगी चली जाएगी, लेकिन ये देश टूटना नहीं है, ये देश का अलग होना नहीं है, इस देश में पाकिस्तान पैदा नहीं होगा। ये मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। जो करना याद करो, देश की इतनी ताकत है आज की ये नहीं हो सकता। बट क्या होता है कि जब आप पहलू की चर्चा करते हो तो सब उसके ऊपर फोकस हो जाते हो। लोग सोचते हैं कि कितना बड़ा भाई ये राक्षस है, कितना बड़ा ये है। तो इतनी भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जाहिर है कि अगर हम जितने जल्दी उसे रोक सके, इनका सबका मेन काम है कि आपकी अर्थव्यवस्था के ऊपर आघात करना। अभी पाकिस्तान उनको मदद कर रहा है या चाइना मदद कर रहा है? पाकिस्तान को इतनी अकल है, इन लोगों को शायद ना होगी, कि भारत में पाकिस्तान निर्माण नहीं हो सकता। ये भूल जाओ आप, पाकिस्तान ही टूटने वाला है आने वाले दिनों के ऊपर। चीन को भी इतनी अकल है कि इनको कितना भी पैसा दो, तो क्या आप सोचते हो कि मध्य भारत के अंदर नक्सलिस्तान तैयार होने वाला है? आप भूल जाइए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। ये इतना चीन को भी अकल है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी ये क्यों कर रहे हैं? इतना अकल होने के बावजूद, कारण उन्होंने भारत की प्रगति रोकनी है। अराजकता निर्माण करो, वायलेंस निर्माण करो, जिससे हमारा लक्ष्य एक दूसरे के अंदर फाइटिंग करने में चला जाए, एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करने में चला जाए। और जो प्रोडक्टिव कार्रवाई होती है, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना, देश को आगे बढ़ाने में कोई पॉजिटिव कार्रवाई करके देश की प्रगति करना, ये रोका जाता है। तो ये धोखा ये है। इस्लामिस्तान होगा, नक्सलिस्तान होगा, भूल जाइए। मैं आपको आज लिख के देता हूँ, ये 50 साल कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन देश आर्थिक प्रगति जरूर रोकी जाएगी। और हम जो चाइना के साथ अभी आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए हैं। आज मैं आपको बताता हूं, देश में हर एक आदमी अपनी ड्यूटी निभाए तो हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी अगले कुछ सालों में ही बन सकते हैं। तो हमारी जो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी है, एंटी नेशनल एक्टिविटी है, ये रोक के उससे प्रोडक्टिव एक्टिविटी बनवाया जाए, उससे देश के लिए अच्छी एक्टिविटी बनवाया जाए, तो ये देश महाशक्ति होगा। चाइना डर जाएगा। चाइना में अभी बहुत गड़बड़ चल रही है, आपने शायद सोशल मीडिया पे सुना होगा। तो मेरा दिल इसके ऊपर साफ है कि इस देश को बड़ा राष्ट्र या महान राष्ट्र बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। ना पाकिस्तान रोक पाएगा, ना चाइना रोक पाएगा। लेकिन कोशिश करेंगे, और इस कोशिश को अगर हम नाकाम कर सकते हैं तो देश की प्रगति ज्यादा तेजी के साथ होगी। 2030 तक क्यों हमने नंबर 3 पे जाना है? 2025 तक क्यों नहीं जा सकते हैं? तो ये मेरे ख्याल से अगर इस प्रकार की संगठन रोकी जाए तो शायद हमारी प्रगति ज्यादा तेजी से होगी। नरेंद्र जी। जी महाजन जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी तरीके से देश आज किस दिशा में जा रहा है और उग्रवादी क्या चाहते हैं, उनकी मंशा क्या है, ये बहुत अच्छी तरीके से हमारे दर्शकों को आपने यहाँ पर हमें बताया। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने आपका समय दिया और आप इस चर्चा में आए। इसके लिए हिंदू जन जागृति समिति की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और सभी दर्शकों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये चर्चा को देखा। और सभी दर्शकों को मैं एक बार आह्वान भी करना चाहूंगा कि देश की सुरक्षा के लिए ये पीएफआई जैसे संगठन जो है, ये संगठन के ऊपर पाबंदी आना आवश्यक है। और उसी के साथ में एक कठोर कार्रवाई भी अपेक्षित है कि इसके बाद में ये संगठन अलग अलग नाम से देश के अंदर निर्माण न हो। तो इसके लिए समिति की ओर से एक पिटीशन प्रसिद्ध किया गया है। इस पिटीशन की लिंक जो है आपके इस कार्यक्रम के कमेंट बॉक्स में डाली हुई है। तो इस पिटीशन के ऊपर आप सभी दर्शकों को मैं आह्वान करना चाहूंगा कि आप इस पिटीशन पर हस्ताक्षर करें। आपके दोस्तों को, परिवारों को भी अवश्य ये पिटीशन की लिंक भेजें, ताकि उनके अंदर भी
देश प्रेम के लिए और देश सुरक्षा के लिए वो एक कदम आगे वो बढ़ा सकते हैं। तो आप सभी को मैं आह्वान करना चाहूंगा कि आप इस पिटीशन को अवश्य हस्ताक्षर करें, आपके दोस्तों को और परिवारों को भी अवश्य ये भेजें। तो राष्ट्र सुरक्षा के लिए देश के अंदर उग्रवाद यदि हमें समाप्त करना है और राष्ट्र को विकास की ओर लेकर जाना है, और जैसे महाजन जी ने बताया कि हमें इस देश को दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी यदि बनाना है और देश को विकास की ओर हमें लेकर जाना है, तो हमें सभी को मिलकर ये योगदान देना अवश्य है। तो आप सभी दर्शकों ने ये कार्यक्रम को देखा, इसके लिए हम आपके सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं। और हिंदू जागृति, यह हिंदू जन जागृति समिति का चैनल है और निरंतर हम लोगों में हर सप्ताह में 2 बार राष्ट्र और धर्म से जुड़े हुए मुद्दे यहाँ पर आपके सामने लेकर आते हैं। इस कार्य को भी आपका यदि आर्थिक सहाय्य यदि आप कर सकते हैं, तो हमने कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक भेजी है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके आप आर्थिक स्वरूप में इस कार्य को भी आप अर्पण कर सकते हैं। आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए प्रवीण दीक्षित जी का मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करना चाहूंगा और ब्रिगेडियर महाजन जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा और आप सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं। मिलेंगे हम जल्दी ही बुधवार को नए विषय के साथ में, इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है चर्चा हिंदू राष्ट्र की। आप सभी को नमस्कार।